हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर संजय अग्रवाल। तो करते हैं कुछ और प्रॉब्लम्स, एक्चुअल प्रॉब्लम्स फ्रॉम CUT PG फॉर CSNIT फ्रॉम द मैथमेटिक्स सेक्शन। सारी चीज़ें आपके साथ पहले डिस्कस हो चुकी हैं, तो आई थिंक वी शुड नॉट वेस्ट इन टाइम इन डिस्कसिंग व्हाई दिस एग्जाम इज इम्पॉर्टेंट, व्हाई शुड अपीयर इन इट, व्हाट इज स्पेशल अबाउट MCA कोर्सेज जो एडमिशन देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस एग्जामिनेशन। दिस ऑल आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू इन पार्ट 1 and part 2. So let us do some more examples, the actual problems using the methods which are less time consuming and logically and conceptually correct. पहला एग्जाम्पल देखते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, ये पिकुलियर नेचर है CUET का। लाइक निमसेट का जो MC एंट्रेंस है उसमें इस तरह के एग्जाम्पल्स बहुत कम आते हैं, असर्शंस, रीजनिंग, मैचिंग, बट CUT में आते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस। और मैथमेटिक्स तो एज ऑलवेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ओके, जिसमें भी मैथमेटिक्स पूछा जाता है। तो गिवन बिलो टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन A and the other is labeled as reason R. In a class of 40 students, 22 students drink Sprite, 10 drink Sprite but not Pepsi. Then the number of students who drink both Sprite and Pepsi is what? तो यदि हम इसे ड्रॉ कर लें वेन डायग्राम की तरह, ये स्प्राइट वाले स्टूडेंट्स, ये पेप्सी वाले स्टूडेंट्स। 22 स्टूडेंट 10 ड्रिंक्स स्प्राइट बट नॉट पेप्सी, तो ये लोग जो हैं ये 10 हैं, दीज आर 10, ये 10 है, और यहां से यहां तक के लेके 22 हैं। तो इसका मतलब कॉमन वाले पोर्शन में 12 होने चाहिए जो स्प्राइट एंड पेप्सी दोनों लेते हैं, ठीक है ना। बट उसने कहा ये 15 लेते हैं, तो ये तो गलत हो ही गया। तो इट मीन्स असर्शन तो इस केस में गलत है, तो असर्शन इज रॉन्ग, ठीक है। अब देखते हैं रीजन। बट वैसे अब डायरेक्टली भी मैथमेटिक्स भी आपको करने की जरूरत नहीं थी, यदि आपको याद हो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है ऑर्डर ऑफ A यूनियन B का, तो उसमें जरूरी होता है ऑर्डर ऑफ A यूनियन B का जब हम फॉर्मूला लिखते हैं ना, ऑर्डर ऑफ A प्लस ऑर्डर ऑफ B माइनस ऑर्डर ऑफ A इंटरसेक्शन B, तो ये अजम्पशन होती है कि जिस भी हम पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं उसमें हर कोई या तो A है या B है या दोनों में से कुछ है। तो इस असर्शन A में ये नहीं गिवन कि हर स्टूडेंट स्प्राइट एंड पेप्सी में से कुछ ना कुछ पीता होगा, तो इन ए वे ये क्वेश्चन अपने आप में इनकम्प्लीट है। और ऐसे इनकम्प्लीट क्वेश्चन में जो वो पोर्शन है, ये वाला जो इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है, वो निकालना पॉसिबल नहीं होता। तो हमें वैसे भी पता है कि असर्शन ए गलत है विदाउट डूइंग ऑल दिस। आपको समझ आ गया व्हाट आई एम सेइंग? जब भी हम A यूनियन B निकालते हैं, यूनियन का मतलब है, A यूनियन B का मतलब है A और B और बोथ। बट यहां पे हमें ये नहीं कह रखा उसने कि 40 के 40 स्टूडेंट में से हर स्टूडेंट स्प्राइट और पेप्सी में से कुछ ना कुछ पीता ही होगा। इसका मतलब जो हमारा पॉपुलेशन साइज है वो 40 नहीं है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सजेस्टिंग? So in such problems we can directly say no, the information is incomplete, we cannot find exactly the number of students who are taking both Sprite and Pepsi. We can find a bound on it but not the exact number, तो हम directly भी इसे मना कर सकते थे assertion को। But in any case it's wrong now। अब reasoning देखते हैं। For any two finite sets A and B, order of A is order of A minus B and order of A intersection B। देखिए इसको भी बना के देख लेते हैं। ये आपका A है, ये आपका B है। ये वाला जो पोर्शन होता है दैट इज कॉल्ड A माइनस B, और ये वाला पोर्शन जो होता है ये कहलाता है A इंटरसेक्शन B। तो बहुत ऑब्वियस ही हो गया, यदि आपको A का ऑर्डर निकालना है तो A माइनस B के ऑर्डर में आप इंटरसेक्शन के ऑर्डर को ऐड कर दीजिए, तो इट मीन्स दैट स्टेटमेंट इज राइट। तो रीजन सही है, असर्शन गलत है, ठीक है। तो पहला वाला भी गलत था क्योंकि A तो करेक्ट है ही नहीं, बोथ A and R करेक्ट, ये भी गलत है। तो ऑब्वियसली A इज करेक्ट बट A and R are correct, A is not correct but R is correct, okay? ये भी गलत है। आखिरी वाला सही है जो मैंने बाय मिस्टेक गलत कर दिया था, okay? So that is right, क्योंकि हमारा assertion गलत है और हमारी रीजनिंग सही है। A is not correct but R is correct, so the correct option is choice number 4, okay? So choice number 4 is the correct option. Next example. Next example, समझ आ गया सब लोगों को, आई होप। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। और जैसे मैंने बोला ये स्पेशलिटी है CUET की, इससे आपका टाइम किल करवाता है एग्जामिनर, बिकॉज सारा गेम ही टाइम का है। नॉलेज तो आप लोगों को होती है, आपको यदि बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया जाए तो आप प्रॉब्लम को किसी ना किसी तरह सॉल्व भी कर ही लेंगे, बट एक गिवन टाइम में उसे सॉल्व करना, जैसे कि इंडस्ट्री में होता है कि हर चीज़ की टाइम लाइन होती है, आपको एक टारगेट दे दिया जाता है, विद इन दिस मच टाइम, विद इन दिस मैनी वीक्स यू हैव टू कंप्लीट दिस कोडिंग और यू हैव टू डीबग समथिंग और यू हैव टू डिजाइन ए सिस्टम। तो वही प्रैक्टिस आपकी होती है इन कॉम्पिटिशन्स के थ्रू।
मतलब आप ये मानिए अब वो स्टेज आपकी आ चुकी है कि आपको प्रोफेशनल वर्ल्ड के लिए तैयार होना है। तो खाली कंपटीशन क्लियर करना इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, दैट इज जस्ट द एंट्री पॉइंट, बट अल्टीमेटली अपनी पर्सनैलिटी में वो सूटेबल चेंजेस लाना जो आपको हेल्प करेंगे आपके थ्रू आउट प्रोफेशनल कैरियर में, वो बहुत ज़रूरी है इस समय। और इसीलिए मैं अपने लेक्चर्स में उन सब चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करता हूं जो आपके प्रोफेशनल कैरियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एंड मीनिंगफुल है। ओके, तो ध्यान रखिएगा, बी वेरी फास्ट। और सबसे पहले आइडेंटिफाई करना आपके आप मतलब कंप्यूटर प्रोफेशनल या सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल या कोई भी प्रोफेशनल, उसकी ऑब्जर्वेशन पावर जितनी स्ट्रांग होती है ना, उतना वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्मर होता है। तो इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि आपकी ऑब्जर्वेशन शुड बी स्मार्ट इनफ, यू नो, ये नहीं कि आप थॉरली से पढ़ रहे हैं, एक एक चीज़ को समझ रहे हैं। व्हाई डू आई डू दिस, यू नो, आई हैव एन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, चॉइसेस मुझे गिवन है, मुझे देखना है कौन सी चॉइस सही है। क्या जरूरत है कि मैं इन चारों स्टेटमेंट को चेक करूं? यदि एक स्टेटमेंट से भी मेरा काम चल जाता है तो मैं उससे भी कर लूंगा, ठीक है ना। जैसे अब यहां पे हम देखते हैं इजीएस्ट कौन सा है। यदि मैं डी से शुरू करता हूं, फोर्थ and 54th term of an AP are respectively 64 and minus 61, then the common difference is what? फोर्थ टर्म दी हुई है उसने 64, 54th टर्म दी हुई है माइनस 61। और ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैसे चलता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चलता है ए प्लस डी, ए प्लस 2D एंड सो ऑन। तो अब डी ऐड करते हैं हर पिछली टर्म में अगली टर्म को ऑब्टेन करने के लिए। यदि डी पॉजिटिव है तो टर्म्स बढ़ती चली जाएंगी, और डी नेगेटिव है तो टर्म्स कम होती चली जाएंगी। और अब वो कह रहा है 54th टर्म नेगेटिव है, तो इसका मतलब जो आपका कॉमन डिफरेंस है ना, वो पॉजिटिव तो हो नहीं सकता, दैट हैज टू बी नेगेटिव। और इन चॉइसेस में से नेगेटिव कौन सा है? -5/2। तो मुझे एकदम कंफर्म हो गया डी इज सेकंड, और डी इज सेकंड इन विच चॉइस? इन द फर्स्ट चॉइस। सो फर्स्ट चॉइस इज राइट एंड माय प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। ठीक है ना। ट्रेडिशनल मेथड तो आते ही हैं आपको, बट आपको इस तरीके के मेथड लर्न करने हैं, आपको इस तरह की रिएक्शंस होनी चाहिए आपकी। ओके, आपका स्पॉन्टेनियसली और इंस्टेंटली आपकी रिएक्शंस इस तरीके की होनी चाहिए कि यू आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच इज द इजीएस्ट ऑफ ऑल ऑफ दिस। तो आपको इमीडिएटली दिखाई देता है कि फोर्थ टर्म पॉजिटिव है, 54th टर्म नेगेटिव है, इट मींस जो मेरा कॉमन रेशियो है दैट इज नेगेटिव। और यहां मैंने देखा नेगेटिव इज ओनली सेकंड, इट मींस आई एम वेरी श्योर दैट माय डी इज सेकंड, एंड डी इज सेकंड इज ओनली इन द फर्स्ट ऑप्शन, सो फर्स्ट चॉइस इज राइट। ठीक है ना। और फास्ट बनिए बोलने में, लिखने में, समझने में, एवरीथिंग यू शुड बी फास्ट। शुरू में मुश्किल पड़ती है, बट यदि आप धीरे धीरे समझेंगे तो फिर धीरे ही रहेंगे। ओके, तो ऐसे सॉल्व भी कर सकते हैं। सॉल्व करना वाज नॉट एन इशू। मैं बता देता हूँ सॉल्व करने के स्टेप्स क्या रहेंगे, और कैलकुलेशंस आपको चाहिए। वैसे तो मैं प्रेफर नहीं करता, बट ये सारा सॉल्यूशंस सैनमेक की वेबसाइट पे भी आप देख सकते हैं, सैनमेक्स की वेबसाइट पे, वहाँ पे डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप। बट आई डिस्करेज दैट टाइप ऑफ ए पॉलिसी। व्हाट आई फील, आपके दिमाग में आने ही हमेशा वो मेथड चाहिए जो आपको आंसर दिलाते हो जल्दी से जल्दी टाइम में। बट अदरवाइज अब ये कर सकते हो कि यहाँ पे मैं यहीं पे लिख देता हूँ, आपका T4 उसने दिया है 64, और आपका T54 उसने दिया है आपको -61। ठीक है ना। अब T4 क्या हो जाता है? A प्लस 3D, तो A प्लस 3D आपका 64 है, और A प्लस 53D आपका -61 है। आप इन दोनों को इक्वेशंस को सॉल्व कर लीजिए, A एंड D के लिए, you'll get your answer. You solve these two together and you'll get your answer. Okay? बट जरूरत नहीं थी, हम ऑलरेडी जानते हैं। चलिए और देखते हैं कि और कहीं से हमको कुछ और मिल सकता है। हम सारे क्वेश्चंस तो सॉल्व कर ही रहे हैं वन बाय वन। आई हैव गिवन यू द मेथड, यू हैव जस्ट टू डू द कैलकुलेशंस। ओके, और कैलकुलेशंस करना इज नॉट दैट डिफिकल्ट, बट प्लीज डू नॉट इंडल्ज इन सच हैबिट्स इन योर एग्जामिनेशंस। ओके, एग्जामिनेशंस में योर अप्रोच शुड बी वेरी वेरी डिसाइल, बहुत ही प्रॉपर और स्मार्ट अप्रोच होनी चाहिए आपकी। अब पहले वाला भी करके देख लेते हैं। आंसर इज ऑलरेडी देयर विद अस विद इन 1 सेकंड, ऑल्दो इट इज कंसीडर्ड टू बी अ टफ प्रॉब्लम। ओके, ज्यादातर लोगों को ये बहुत टफ लगती है, क्योंकि उन्हें लगता है एक क्वेश्चन में एग्जामिनर ने 4 क्वेश्चन डाल रखे हैं। उसने 4 डाले थे, बट आपको उस एग्जामिनर से बेटर डील करना। और बेसिकली एग्जामिनर का ऑब्जेक्टिव भी यही होता है, वो नहीं कभी वो जानते हैं कि चारों क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम लगेगा, तो हमेशा क्वेश्चन ऐसा सेट करा जाता है जिससे स्टूडेंट की स्मार्टनेस चेक करी जा सके कि वो किस तरीके से आइडेंटिफाई कर पाएगा कि कौन सी चीज कम टाइम में निकाली जा सकती है। चलिए इनको वन बाय वन औरों को भी कंसीडर कर लेते हैं। आई विल राइट दिस स्टेप्स हियर। फोर्थ टर्म ऑफ ए जीपी इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकंड टर्म, एंड द फर्स्ट टर्म इज 3, देन कॉमन रेशियो इज व्हाट? तो फोर्थ टर्म ऑफ जीपी क्या हो गया? AR क्यूब इज द स्क्वायर ऑफ इट्स सेकंड टर्म, दैट इज AR स्क्वायर। यू ऑल नो, पहली टर्म A लेते हैं, दूसरी AR लेते हैं, तीसरी AR स्क्वायर लेते हैं, सो ऑन। आपने इसे सिंप्लीफाई करा, आप देखिए कितने कम जगह में हम इसे सॉल्व कर पा रहे हैं। वी डू नॉट नीड होल ऑफ द बोर्ड टू डू दिस। ओके, R स्क्वायर, और इट मीन्स व्हाट? माय R इज A। इसका मतलब मेरा R और A सेम है,
और ए मेरा कितना है 3 है, तो आर भी मेरा 3 है। तो आर देखिए 3 कौन सा है 4, तो ए ऑब्वियसली 4 है, ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे A4 दिखाई दे रहा है आपको, ऑल्दो इट वाज नॉट नीडेड एज सेड अर्लियर, ओके, बट ए इज कमिंग आउट टू बी 4। तो ये भी आपको समझ आ गया। अब दूसरा भी देख ही लेते हैं, व्हाई टू लीव everything just for the sake of learning things or revising things, we are doing it. The first term of an AP is 5 and the last term is 45 and the sum of the terms is 400, the number of terms. Come on, आप सबको पता है sum of AP is n by 2 first term plus last term. आप इसे सॉल्व कर लीजिए, you'll get the value of n. ठीक है ना, अब n की वैल्यू निकाल लीजिए and will come out to be 16. Such an easy thing. A plus L लिखते हैं ना, n by 2 A plus L. A is the first term, L is the last term. First term 5 given है, last term 45 given है, n by 2 ये हो गया, इस सम हो गया, you solve it. It's not tough. ये 50 है, तो इसका मतलब n is 800 upon 50. आपको सोचने क्या है ना, यहीं पे आप देखिए कितने कम टाइम में आप इसे कर सकते हैं। 6 पंजे 30, 16 ये रहा थर्ड, तो B का थर्ड ये रहा, दिस इज B का थर्ड। अब एक रह गया, उसे भी क्या छोड़ना। The sum of the three numbers which are in AP is 27 and sum of the squares is 293, then the common difference is what, okay? जब भी इस तरह का एग्जांपल होता है ना, तो हम इस तरह का AP लेते हैं। 3 टर्म्स लिए ना, A माइनस डी A प्लस डी। आई होप आप लोगों को आता है। ये 3 टर्म्स आपने इस तरह से ले ली, तो आपने इसे सिंप्लीफाई करा, 3 आपका आ गया 27, ये आपका 9 आ गया, A is coming out to be 9 and sum of their squares is 293 और साथ ही साथ वो दे रहा है A माइनस डी होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस डी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 293। और अब तो कोई दिक्कत है ही नहीं, आप इसे एक्सपैंड कर लीजिए। ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर 3a स्क्वायर तो वैसे ही आ गया, ये माइनस 2ad और प्लस 2ad कैंसिल हो जाएगा। चलिए मैं लिख देता हूं आगे, आप देख लीजिए कैसे करेंगे। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू कम्युनिकेट टू यू दैट थिंग्स आर नॉट दैट डिफिकल्ट जैसा आपको लगता है। ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर दैट इज 3a स्क्वायर, उसके बाद डी स्क्वायर और डी स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर, और यहां से माइनस 2ad और यहाँ 2ad 0 हो गया, दैट इज 293। अब यहां से आप a की वैल्यू पुट कीजिए, 981, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसे d के लिए सॉल्व कर लीजिए एंड योर d विल कम आउट टू बी 5। सो दैट शोज दैट योर d इज 5। प्रॉब्लम इज ओवर। ठीक है ना, वैसे मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 25 इंटू 2 50, 9 81, 3 एकम 3 8 16 8 24, यू ऐड 293, 243 प्लस ओके 243 प्लस 50 is 293. It was so obvious. कहीं कोई confusion किसी को? Can ask me. So that was a good example, I will say, but good in the sense that it will waste a lot of time. तो स्टूडेंट्स का काफ़ी टाइम ये वेस्ट करवाएगा इस तरह का एग्जाम्पल, इसलिए ये अच्छा है आपके लिए, जिससे आप लोग टाइम वेस्ट ना करें और लोग टाइम वेस्ट करें। एंड इट्स अ कॉम्पिटिशन, यू नो, if someone is using wrong method, it goes in your favor. If you are using a wrong method, it goes in their favor, okay? तो ये competition की approach होती है। Then comes the next example. Let's see how to do this. It's again a very good example, but not that tough. Given below are two statements. One is labeled, okay, that's a misprint, labeled as. One is labeled as assertion A and the other is labeled as reason R. Assertion is the system of equations, non-homogeneous system of equations है, unique solutions. आपको पता है non-homogeneous कब होता है? जब right hand side 0 ना हो, जब right hand side 0 ना हो, जब right hand side 0 हो और left hand side पे खाली variables हो, then that is homogeneous. और right hand side non-zero हो और left hand side पे खाली variable terms हो, then it is homogeneous. होमोजीनियस पे खाली 2 ही पॉसिबिलिटी होती है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में, 1 सॉल्यूशन और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। और नॉन होमोजीनियस पे 3 पॉसिबिलिटीज होती हैं, नो सॉल्यूशंस जिसे हम इनकंसिस्टेंसी भी कहते हैं, 1 सॉल्यूशन और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिवीजन, यहां उसकी कोई जरूरत नहीं है मुझे, ओके, बट दे आर सेइंग ओके दैट इज अ यूनिक सॉल्यूशन। नीचे दे रहा है A इज ए 3x3 मैट्रिक्स एंड B इज ए 3x1 नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स। बहुत ऑब्वियस है, A है 3x3, B है A is a 3x3 and B is this, then the equation AX is equal to B. AX is equal to B, B है 3x1, तो obviously आपको पता ही है कि X क्या होता है, 1/1 होता है इक्वेशंस में, although हमें जरूरत नहीं है, but we know that X is 1/1, 1 row 1 column. वो कह रहा है इस सिस्टम पे यूनिक सॉल्यूशन कब होता है? when matrix A is non-singular. Yes, that's right. It is coefficient matrix. It is also called
कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। नॉन होमोजीनियस सिस्टम में जब कोएफिशिएंट मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होती है तो सिस्टम पे यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो सेकंड वाला तो सही है हमारा, रीजन आर इज करेक्ट। तो जहां पे भी रीजन आर करेक्ट नहीं है उसे काटते चले जाते हैं। अब हम देख रहे हैं क्या ऊपर वाले पे यूनिक सॉल्यूशन है, तो उसका हमने डिटरमिनेंट निकाल के देखा, 1 1 1 1 एंड देन 2 -1 2 एंड 5 -2 -1। इस डिटरमिनेंट को यदि हम वैसे भी ऑब्जर्व करते हैं तो हमें दिखाई देता है कि लीनियर कॉम्बिनेशन कहीं नहीं है। 1 यहाँ आ गया, यह आ गया 1 + 4 -1, आप सबको आता है डिटरमिनेंट एक्सपेंशन, -2 -10 एंड +1, ये गया -4 + 5। अब देखिए क्या ये 0 आ रहा है, यहाँ से 5 आ गया, यहाँ से आपका आ गया +12 17 और यहाँ से भी प्लस आ गया। सो इट मीन्स इट इज नॉट इक्वल टू 0 एंड इट इज नॉट इक्वल टू 0, हेंस इट इज हैविंग ए यूनिक सॉल्यूशन। तो आर भी सही है, ए भी सही है और आर ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एंड आर ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। सो आंसर इज फर्स्ट चॉइस। सबको समझ आ गया। और ये तो एज ए रिवीजन भी आपके लिए आ गया, जब भी नॉन होमोजीनियस सिस्टम पे आपको यूनिक सॉल्यूशन निकालना है तो जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है उसका रैंक शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ वेरिएबल्स, यदि आपको रैंक याद है तो। अदरवाइज यू सिंपली फाइंड द डिटरमिनेंट इफ इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, और यदि डिटरमिनेंट नॉन जीरो है देन इट हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। ओके, और यदि रैंक डिटरमिनेंट जीरो है एंड रैंक इज लेस देन द नंबर ऑफ वेरिएबल्स देन इट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। और यदि रैंक ऑफ ए बड़ा होता है रैंक ऑफ ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स से देन इट हैज, if rank of A is less than rank of augmented matrix then it is inconsistent, in other words it has no solution। और A का रैंक कभी भी ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स के रैंक से ज्यादा नहीं हो सकता क्योंकि A उसकी सब मैट्रिक्स होती है। तो ये सारा मैंने अपने लेक्चर्स में डिस्कस कर रखा है, बट अभी तो यहाँ के लिए हमें ये सब जरूरत नहीं है, बट वी आर जस्ट रिवाइजिंग, ओके, बिकॉज अल्टीमेटली आप कर क्यों रहे हैं इन एग्जाम्पल्स को, जिससे आप अपने एग्जाम के लिए प्रॉपरली प्रिपेयर्ड हो सकें, आपको पता हो कि एक्चुअल प्रॉब्लम्स आई भी हैं, इसी तरह से मिलती जुलती प्रॉब्लम्स आती हैं नॉर्मली, तो किस तरह के मेथड्स और किस तरह की अप्रोच आपने अडॉप्ट करनी है। दैट्स व्हाई यू आर डूइंग ऑल दिस, ओके, अदरवाइज व्हाट वाज द पॉइंट इन डूइंग एवरीथिंग। So that was your question number 28, and then comes another question 29. That's again an easy one, okay, that's not a tough one. Now see what you have here. Consider the diagram given below and the following two statements. Come on, वेन डायग्राम है, ये क्वेश्चन पहले भी करा गया है CUET में, तो एक ही तरह के प्रॉब्लम से कई रिलेटेड क्वेश्चन सेट कर देते हैं एग्जामिनर। एक्स वाई जेड कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, एक्स क्या है, एक्स को हम ओनली ए भी कह देते हैं, ओनली ए का मतलब है ए बट नॉट बी, ए बट नॉट बी, तो ऑब्वियसली एक्स इज ए बट नॉट बी, वाई इज ए इंटरसेक्शन बी एंड जेड इज बी बट नॉट ए, क्योंकि जेड का मतलब है ओनली बी। जैसे मैं इसलिए इसको इस तरीके से बता रहा हूं कि आपको अदरवाइज भी काम आ जाएगा, ये चीज है ओनली बी। ओनली बी का मतलब है बी तो चाहिए पर ए नहीं चाहिए, पर मतलब बट, बट मतलब एंड, एंड मतलब इंटरसेक्शन। इसी तरह ये वाला जो पोर्शन है दैट पोर्शन इज ओनली ए। जस्ट एडिशनल नॉलेज मींस ही वांट्स ए बट नथिंग फ्रॉम बी, ए बट नॉट बी। और वाई तो ऑब्वियसली आपका कॉमन पोर्शन है, तो दिस स्टेटमेंट इज राइट, ओके, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। अभी स्टेटमेंट वाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई, ए की प्रोबेबिलिटी में से एक्स की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दीजिए, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई बी की प्रोबेबिलिटी में से जेड की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दीजिए, तो ये भी सही है। तो दोनों ही स्टेटमेंट्स सही हैं, 1 भी सही है 2 भी सही है। क्लियर है सब लोगों को? क्योंकि आपने देखा ना एक्स और वाई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये अलग अलग पोर्शंस है दोनों, एक्स एंड वाई आर डिफरेंट पोर्शंस, और एक्स एंड वाई का यूनियन ए एंड दे आर नॉट हैविंग एनीथिंग इन कॉमन मींस एक्स एंड वाई आर डिसजॉइंट। तो इसका मतलब यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई आपको निकालनी है तो ए की प्रोबेबिलिटी में से एक्स की प्रोबेबिलिटी को माइनस करेंगे, बिकॉज दे आर म्यूचुअली डिसजॉइंट। जो एक्स में है वो वाई में नहीं है, जो वाई में है जो एक्स में नहीं है। यू नो दिस कॉन्सेप्ट, ओके, इट मींस एक्स इंटरसेक्शन वाई इज फाई, और आप सब लोगों को प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला तो आता ही है, ठीक हो गया ना। सो दैट फिनिशेस दिस क्वेश्चन ऑल्सो, एंड देन कम्स द लास्ट क्वेश्चन। Yeah, that's a lengthy one. Seems to be lengthy one. Let us see what we can do. In a class, there are 400 students. The following table shows the number of students studying one or more of the subjects: mathematics, physics, chemistry, mathematics and physics, mathematics and chemistry, physics and chemistry, mathematics, physics and chemistry.
Now what they want us to do, then the number of students who study only mathematics, दूसरा है only physics, तीसरा है only chemistry, चौथा है who do not study mathematics, physics and chemistry. Good. Choose the correct answer from the options given below. Very good. करके देखते हैं भाई, यहीं पे वेन डायग्राम बना के दिखाते हैं आपको. आपका एक मैथमेटिक्स है, आपको एक मैथमेटिक्स है, एक फिजिक्स है, एक केमिस्ट्री है. ये मैथ्स हो गया, ये फिजिक्स हो गया, ये केमिस्ट्री हो गया. ठीक है ना. अब देखिए ये वाला पोर्शन है मैथ्स एंड फिजिक्स. अलग अलग कलर चेंज कर लेते हैं. मैं यहीं पे पेन का पैनल ले आता हूं. I'll bring it here so that it is easier for us. और ये वाला पोर्शन आपका हो जाता है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, एंड ये वाला पोर्शन आपका हो जाता है मैथ्स एंड केमिस्ट्री. तो ग्रीन वाला है मैथ्स एंड केमिस्ट्री. ग्रीन इज मैथ्स एंड केमिस्ट्री. ओके. ब्लू इज फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, एंड येलो इज मैथ्स एंड फिजिक्स. और जिस पे तीनों हैं, जिस पे तीनों शेड हैं, ये वाली शेड भी है, ये वाली शेड भी है, और ये वाली शेड भी है, ये वाली शेड भी है, तीनों है. दैट इज M इंटरसेक्शन P इंटरसेक्शन C. ये आपको दिखाई देगी. ओके. सो दैट इज M इंटरसेक्शन P इंटरसेक्शन C. कहीं का कंफ्यूजन किसी को? ठीक है. तो इसमें ये वाला जो पोर्शन रह जाता है हमारा, लाइक इसको मैं नीचे लिख देता हूं, ऊपर आने पे टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं इसमें. लेट्स गेट रिड ऑफ दिस. तो ये तीनों वाला जो प्रॉब्लम है M इंटरसेक्शन P इंटरसेक्शन C हेयर. ओके. सो दैट इज द कॉमन पोर्शन. तो ये सारी डायग्राम्स आपको पता चल गई कि क्या क्या पोर्शंस हैं. अब यदि वो मेरे से कहता है दैट ही वांट्स मी टू फाइंड आउट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी ओनली मैथमेटिक्स. ओनली मैथमेटिक्स मींस ही इज इंटरेस्टेड ओनली इन दिस ब्लैंक पोर्शन. उसके लिए मैं क्या करूंगा, सारे मैथमेटिक्स में से ये वाला पोर्शन हटाऊंगा, येलो वाला, ये वाला पोर्शन हटाऊंगा, ग्रीन वाला. बट जब मैंने इसमें से येलो हटाया और ये ग्रीन वाला हटाया, तो ये जो बीच वाला पोर्शन है ये दो बार ही हट गया जिसमें तीनों कलर है. व्हाट आई एम सेइंग, आई हैव टू फाइंड ओनली मैथमेटिक्स. आई हैव टू फाइंड ओनली मैथमेटिक्स मींस मुझे खाली ये ब्लैंक वाला पोर्शन चाहिए, ये वाला पोर्शन आई एम इंटरेस्टेड इन. ओके. इसके लिए मुझे पूरे मैथ्स में से 250 में से वो हटाना है जो M और P है, मुझे ये हटाना है. मुझे ये हटाना है जो C और P, जो M और C है, मतलब मुझे ये हटाना है. बट इस सारे प्रोसेस में जो तीनों का कॉमन था वो दो बार ही हट गया, तो मुझे एक बार ही ऐड करना होगा. तो इट मींस ओनली मैथ्स, इफ आई एम डूइंग इट हियर नॉट ऑन द सेकंड पेज, ओनली मैथ्स मेरा कितना हो गया 250. यस 250 माइनस येलो वाला MNP मींस माइनस 100. And then he is saying ये वाला MNC, what is MNC? That is minus 60, minus 100 and minus 60. And then क्योंकि ये दो बार ही हट गया, so it is to be added once. Maths, physics and chemistry, that is it is to be 30. तो हमने 30 ऐड कर दिया. तो कितना हो गया 250 और 30 280, 180, 180 में से 60, 120 आ गया. So इसका मतलब only maths should be 120, but what he is saying only maths is 100. तो गलत कह रहा है. ठीक है ना. तो ए चॉइस तो गलत है, तो ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया. इसी तरह आप ओनली फिजिक्स निकाल सकते हैं, इसी तरह आप ओनली केमिस्ट्री निकाल सकते हैं. सेम मेथड. यदि आपको ओनली फिजिक्स निकालना होगा, व्हाट विल यू डू? ओनली फिजिक्स का मतलब है फिजिक्स में से आप मैथ्स एंड फिजिक्स माइनस करेंगे, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री माइनस करेंगे और ये ऐड करेंगे. मैं मार्क कर देता हूं, ये लेना है प्लस में, इसमें से ये लेना है माइनस में, और ये लेना है माइनस में, और ये लेना है प्लस में. तो आपको ओनली फिजिक्स आ जाएगा. ओनली केमिस्ट्री कैसे आएगा? सेम लॉजिक. 100 में से आपको ये माइनस करना है, आपको ये माइनस करना है और ये प्लस करना है. ठीक है ना. तो आई टॉकिंग अबाउट केमिस्ट्री, तो आई यूज द डिफरेंट पेन. सो व्हाई आई एम डूइंग दिस, सो दैट आई एम नॉट टू गो टू द नेक्स्ट पेज. ये आपको प्लस लेना है, इसमें से आपको मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री माइनस करना है, इसमें से फिजिक्स एंड केमिस्ट्री माइनस करना है, और इसमें मैथ्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आपको ऐड करना है. सबको क्लियर हो गया? सो दिस वे यू विल बी एबल टू फाइंड इट आउट. तो एक बारी फिजिक्स का करके देख लेते हैं. फिजिक्स का कितना हो जाएगा रहा? 150 में से 100 गए 50, 50 में से 40 गए 10,
और 10 में 30 ऐड हुए 40, और यहाँ पे क्या कह रहा था 40 है, ओनली फिजिक्स 40 है, ठीक है। ओनली केमिस्ट्री देख लें, 100 में से माइनस गया 60, 100 में से माइनस गया 60, 40, 40 में से 40 गया 0 और 30 ऐड हो गया, सो दैट शुड हैव बीन 30, तो ये भी गलत हो गया। तो सी भी गलत है आपका, ये भी गलत है, ये भी गलत है, सो आंसर इज बी एंड डी ओनली। सबको समझ आ गया ना? सो दैट वाज समथिंग क्वाइट इंटरेस्टिंग, यू नो, दैट वाज समथिंग क्वाइट इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। और ऐसा करते हैं लास्ट क्वेश्चन भी इसका कर ही देते हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को उसमें कंफ्यूजन रहता है। नाउ व्हाट दे वांट, द नंबर ऑफ स्टूडेंट, डी क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट स्टडी मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो ये लोग कौन हो गए, ऑर्डर ऑफ नॉट एम एंड नॉट पी एंड नॉट सी, दैट इज ऑर्डर ऑफ यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट यहां पे है 400 माइनस ऑर्डर ऑफ एम यूनियन पी यूनियन सी, और ये तो आप सब लोग को आता ही है, यू ऑल नो। यूनिवर्सल सेट आपका 400 स्टूडेंट्स का है, तो 400 स्टूडेंट्स है, तो ये फॉर्मूला मैं लिख देता हूं। यू नो व्हाट आई एम डूइंग, इट इज 400 माइनस ऑर्डर ऑफ एम, बट इस सबको आता होगा, आई एम वेरी मच श्योर, प्लस ऑर्डर ऑफ पी प्लस ऑर्डर ऑफ सी माइनस ऑर्डर ऑफ एम इंटरसेक्शन पी माइनस ऑर्डर ऑफ पी इंटरसेक्शन सी माइनस ऑर्डर ऑफ सी इंटरसेक्शन एम प्लस ऑर्डर ऑफ एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी। ऑल्दो हमको जरूरत नहीं थी इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में इस चीज को करने की, ऑलरेडी हमारा क्वेश्चन आंसर हो चुका है, ठीक है। सो दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर लॉट, एंड आई होप आपको समझ आया होगा। कीप लर्निंग, आई विल सी यू सून, ऑल द बेस्ट।